चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एम्पियर का परिपथ नियम हम लोग कैसे उपयोग करें, इस उपयोग के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है, जो सबसे पहला पॉइंट है क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाने के लिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम जो करना है, वो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है एम्पियर लूप का चयन। सबसे पहले काम क्या करना है, एम्पियर लूप का चयन। एम्पियर लूप बेटा ऐसा होना चाहिए जो एक इमेजिनरी लूप ही होगा हमारे मन में, लेकिन ये क्लोज लूप होना चाहिए, 2 डायमेंशनल। दूसरा बात मैं ये बताया था कि बिंदु P से होकर के जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, उस बिंदु से होकर के एम्पियर लूप को पास करना चाहिए। और ये और अधिक उपयोगी हो जाता है तब जब क्या हो, धारावाही चालक के सिमेट्रिक हो तब। तो 3 चीज याद रखिएगा एम्पियर लूप के बारे में, क्या, बंद रहना चाहिए, बिंदु P से पास करना चाहिए, और तार के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। पहला काम हो गया। दूसरा बात है क्या, दूसरा बात है क्या कि हम लोगों को लूप की दिशा भी चयन करनी है। अब लूप के दिशा के बारे में मैं क्या बोला, तो लूप के दिशा को जो चयन करना है वो किस चीज से, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको क्या बोलूं, मैं आपको बोलूं क्या कि एक धारावाही चालक है, इससे करंट बह है ऐसे आई, और यहां से आपको क्या कहे कि ए दूरी पर कोई पॉइंट है P, तो बताइए कि P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, निकालना है। तो P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकालना है भैया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एम्पियर लूप का चयन करना है। अब एम्पियर लूप चयन करें तो 3 बातों का ध्यान रखें, क्या, कि बिंदु P से गुजरे, बंद लूप हो और सिमेट्रिक लूप हो। तो देखो, तो इस P से गुजरने वाली एक सिमेट्रिक और बंद लूप ऐसा वृत्त होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वृत्त चारों तरफ से बंद भी है, P पॉइंट से गुजर भी रहा है, और P पॉइंट से जब गुजर भी रहा है और तार के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक भी है। जरा सा अब इस लूप को हम क्या करते हैं, ऊपर से झांक के देखते हैं। ऊपर से देखो, तो जब ऊपर से देखोगे तो तुमको एक ऐसा वृत्त दिखेगा, और इस वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ करंट आती हुई दिखेगी। तो जब आप ऊपर से देखिएगा इस लूप को, तो इस लूप में आपको क्या दिखेगा, बाहर के तरफ करंट आई आता हुआ दिखेगा, और ये वृत्ताकार लूप दिखेगा। हाँ, नहीं, आप ऊपर से देखेंगे तो आपके तरफ आता हुआ दिखेगा ना, और आपके तरफ आता दिखा हुआ मतलब बाहर की तरफ, अगर इधर आता तो नीचे के। बात समझ में आ रहा है, ऊपर से देख रहे हैं। अब ध्यान देना कि लूप का दिशा निकालने के लिए मैं पिछले दिन क्या बोला था, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, क्या कि अंगूठा को रखो करंट के डायरेक्शन में बाहर की तरफ, 4 उंगली का जो डायरेक्शन होगा वही दिशा होगा किसका डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन। ठीक ना। अब लूप का डायरेक्शन हम लोग ले लिए, तो लूप जिस डायरेक्शन में रहेगा, डीएल को लूप के दिशा में ही लेना है। डीएल को हमको किस दिशा में लेना है, लूप के दिशा में ही लेना है, लूप के दिशा में ही लेना है। अब ध्यान दीजिएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए कहता है क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है क्या कि भैया बंद लूप के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल होगा, ये होगा कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर। इतना बात कहता है। अब इसमें बी के बारे में हम लोग 3 बात जाने थे कि 3 चीज अगर हो जाए तो एम्पियर का परिपथीय नियम ज्यादा प्रभावशाली उपयोग में आता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोला था कि बी और डीएल दोनों क्या रहे, लूप से स्पर्श रेखीय रहे, टेंजेंशियल रहे। दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि या तो बी और डीएल एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। और तीसरा पॉइंट क्या रहे कि या तो बी का मान क्या रहे, 0 रहे।
इस तीनों ही केस में हम लोग क्या कर पाते हैं, एम्पियर के बंद लूप का उपयोग कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इतना ही है एम्पियर सर्किटल लूप। ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या करना है, एम्पियर लूप का चयन करना है। लूप कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पी पॉइंट से गुजरना चाहिए और तार के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप का दिशा निर्धारित करेंगे। लूप का दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, तो राइट हैंड के थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, 4 उंगली का जो मूवमेंट दिखाएगा वही क्या होगा, लूप का डीएल हमेशा कैसे लेना है, लूप के दिशा में लेना। और एम्पियर का परिपथीय नियम का मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, कहता है क्या कि किसी बंद लूप के लिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी बंद लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में लगा देंगे, काम हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है कि लूप के हर एक बिंदु पर बी का मान एक समान होगा, बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि इसका जो है तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किटल लॉ का अनुप्रयोग कि कैसे हम लोग इसका प्रयोग अलग अलग कंडीशन में करते हैं, कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन था आपका, कल भी हम एक बार करवाए थे लेकिन कल आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी इस बात में क्योंकि टाइम भी कम था हमारे पास, बहुत कम टाइम में हम बस दिखा दिए थे कि ऐसा होता है। आज फिर से उन्हीं चीजों को हम फिर से करने वाले हैं और आगे तक जाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के धारावाही, धारावाही चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। आर दूरी पर क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र जब ज्ञात करें तो किसके द्वारा ज्ञात करना है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के द्वारा। किसके द्वारा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के द्वारा। क्या कहेगा आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या कि एम्पियर के परिपथ का नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चालक से आर दूरी पर क्या करिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत लंबाई का होता था, तो कोई धारावाही चालक होता था भाई, तो इसके कारण हम लोग क्या पढ़े थे, बी इक्वल टू पढ़े थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन, अगर पॉइंट इधर होता था तो इन्फानाइट पे जाके मिलता था, फाइव वन भी 90 डिग्री और फाइव टू भी कितना, इन्फानाइट के लिए। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 1 + 1 करते थे, इस 2 से ये 2 बार में कट जाता था और 2 बार में कटता था तो बी इक्वल टू कितना बचता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कहां से, बायो सवर्थ के नियम से ये चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन, जब अनंत लंबाई की होती थी तो ये भी यहाँ से अनंत पर मिलता था, ये भी अनंत पर मिलता था, फाइव वन फाइव टू दोनों का वैल्यू 90 डिग्री आता था, वैल्यू पुट करते थे, ये कहानी आती थी, ये पहले से जान चुके हैं। अब देखिए कि आज हम लोगों को लगाना है क्या इसमें, एम्पियर के परिपथ का नियम का उपयोग करके सेम चीज हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखना कि जब सेम चीज निकालना है तो अपने पास दिया हुआ क्या है, तो अपने पास दिया हुआ है क्या, अपने पास दिया हुआ है क्या कि एक अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का चालक है, इधर भी इंफिनिटिव तक और इधर भी कहां तक, और इससे मान लीजिए कि धारा जो प्रवाहित हो रही है वो धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में कितनी, आई, और कहे कि इस चालक से आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी और इस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये है आपका कंडीशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एम्पियर लूप का चयन करना है। एम्पियर लूप के बारे में क्या क्या पढ़े हैं कि बिंदु पी से पास करना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस तीनों कंडीशन को जब फुलफिल करोगे तो देखो ये तार है और इससे करंट जा रही है, बिंदु पी कहीं इधर है, सिमेट्रिक लूप बनाना है तो ऐसा एक वृत्त बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना।
तो जब ऐसा वृत्त बनाएंगे भाई, तो ये जो वृत्त बनने वाला है तुम्हारा, ये वृत्त कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरह का एक लूप बनेगा। यही क्या बन जाएगा, एम्पियर लूप। तो पहले हम लोग क्या किए कि ये एक एम्पियर लूप का चयन कर लिए, और इस एम्पियर लूप को जो है सो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये सिमेट्रिक भी है, ये पॉइंट पी से पास भी कर रहा है, और ये बंद लूप भी है। अब इसी लूप का क्या करिए, आप टॉप देखिए, इसी का आप क्या करिए, टॉप से देखिए, ऊपर खड़ा हो जाइए इधर, और ऐसे झांक के देखिएगा तो कुआं के जैसा दिखेगा। ये लूप कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा। और इसमें से लगेगा, अगर इधर से देखिएगा कि ये करंट आपके मुंह की तरफ आ रही है, मतलब करंट आपको बाहर आती हुई दिखेगी। तो इसी का अगर आप टॉप व्यू देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, कि आपको दिखेगा भाई साहब कि एक ऐसा सर्कुलर लूप दिखेगा, और इस सर्कुलर लूप में से आपको दिखेगा कि यहां से करंट आई जो है वो किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है हमको, कि लूप का दिशा चुनना है। हमको क्या करना है, लूप का दिशा हम कैसे चुनेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, 4 उंगली जिधर जाएगा इस लूप का दिशा इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये बिंदु P इसी लूप पर कहीं पर है, बिंदु P कहां पर है भाई, इसी लूप पर कहीं पर है। तो हम क्या करें, कि हम मान ले कि इस बिंदु पर जो है वो क्या है, बिंदु P है। अब बिंदु P है तो यहां पर हम छोटा सा एलिमेंट क्या करते हैं ना, dl काटते हैं, और dl का दिशा किधर लेना है, लूप के डायरेक्शन में ही। तो लूप के डायरेक्शन में ही जब भैया तुम dl लोगे तो तुम्हारा dl हो जाएगा कुछ ऐसा, कोई दिक्कत है, dl हो जाएगा कुछ ऐसा। अब जरा सा ये सोचो कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र भी हम लोग किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ये रहा राइट हैंड थंब गई बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ जा रही है तो, और ये यहां से P पॉइंट पर टेंजेंशियल ऊपर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बन रहा है, यहां से टेंजेंशियली किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर बन रहा है, टेंजेंशियली किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड भी। बात समझ में आया। अब देखो यहां पर ये करंट आ रहा है आई। अब जरा सा ध्यान से देखना कि वेक्टर बी तथा वेक्टर डीएल के बीच का कोण, तथा वेक्टर डीएल के बीच का कोण जो है भैया, ये बीच का कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। आप देखिएगा कि जहां धारावाही चालक है इससे बिंदु P की जो दूरी है, ये दूरी है कितनी, r है। इतना बात समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो तेरा काम हो गया। अब देखो कि एम्पियर्स का सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है भाई, कि बंद लूप के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर। ये कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो बी डॉट डीएल को हम लोग इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा बराबर कितना लिखेंगे, म्यू नॉट टाइम्स आई कितना, इनसाइड। कोई दिक्कत। आप देखिए कि थीटा के जगह पर कितना निकाले हैं, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई कितना, इनसाइड। और ध्यान दीजिएगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट और आई कितना। अब ध्यान से देखना कि अगर लूप पर बिंदु P कहीं भी रहे तो धारावाही चालक से एक समान दूरी r पर रहेगा कि नहीं रहेगा, और एक समान दूरी के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, नियतांक। ठीक ना। तो लूप के किसी भी बिंदु पर, लूप के किसी भी बिंदु पर जो है, लूप के किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें, लूप के किसी भी बिंदु पर दूरी समान रहने के कारण, लूप के किसी भी बिंदु पर
धारावाही चालक से, धारावाही चालक से समान दूरी होने के कारण, समान दूरी होने के कारण जो है, होने के कारण b का मान क्या रहेगा, b का मान क्या रहेगा, b का मान नियत होगा। और जैसे ही दोस्त b का मान नियत होगा तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते हैं। अब b का मान नियत हुआ तो ये जो इंटीग्रेशन b dl था इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, ये म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड जो हो जाएगा, इसमें b आ जाएगा बाहर और बचेगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dl और म्यू नॉट और इनटू कितना i इनसाइड। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से दो चीज है, एक तो इंटीग्रेशन dl है जो कि हो जाएगा वृत्त की परिधि के बराबर में। क्यों भाई साहब वृत्त की परिधि के बराबर में, क्योंकि इस पर dl काट रहे हैं। पूरे वृत्त के लिए हम इनफाइनाइट dl काटेंगे और जब सबको जोड़ेंगे तो ये पूरी लंबाई वृत्त के लंबाई के बराबर में हो जाएगी। वृत्त की लंबाई कितनी होती है, वृत्त के परिधि के बराबर में। वृत्त के परिधि के बराबर में हो जाएगा तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r। और ध्यान देना कि दूसरा चीज जो है वो है क्या, i इनसाइड, कि लूप के अंदर में कितना करंट है, तो लूप के अंदर में एक ही करंट है जो है किसके बराबर में, i के बराबर में। तो i इनसाइड का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर में, i के बराबर में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन dl तथा i इनसाइड का मान रखने पर, जब हम लोग इस दोनों का मान रख देंगे तो मान रखने पर आपको मिलेगा क्या, b के जगह पर b रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl है और इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i इनसाइड है। यही तो इक्वेशन है। देखो कि b के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, b इंटीग्रेशन ऑफ dl के जगह पर कितना, 2 पाई r, और i इनसाइड के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, म्यू नॉट इंटू कितना। कोई दिक्कत है, निकालना क्या है b, तो b निकालना है भाई, तो b को रहने दो इसी साइड और बाकी ये 2 पाई r को भेजो उधर, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट i उधर पहले से था, ये कितना 2 पाई, यही फॉर्मूला आया था क्या। अब इसी को थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखना चाहें तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 म्यू नॉट i, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। म्यू नॉट को पहले लिखिए, नीचे 4 पाई लिखिए, 2i लिखिए और r लिखिए, ये हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ कि एम्पियर सर्किट लॉ में कोई कंफ्यूजन है क्या, किसी को थीटा का कंफ्यूजन है क्या, किसी को थीटा का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला उपयोग था क्या, कि यदि धारावाही चालक है और धारावाही चालक के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तब कहानी कैसी रहेगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसका एक अगला एप्लीकेशन देखिए, अब बहुत ही आसानी से देखना है आपको अगला एप्लीकेशन। मैं पूरा हर एक स्टेप में लिख के इसको किया हूं। अब अगले में मैं हर एक स्टेप को नहीं लिखूंगा, अब मैं खाली कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आप खुद लिखेंगे स्टेप। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि जो आपका अगला कहानी है, अगला कहानी है क्या, कि इस बार कहेगा क्या आपको कि धारावाही जो है, धारावाही खोखले, धारावाही खोखले बेलनाकार, खोखले बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथ के नियम का उपयोग करके। और इस बार जो अपना चालक है वो कोई सॉलिड चालक नहीं है, चालक है कैसा, धारावाही है और खोखला चालक है। चालक बनेगा कैसा, तो सिलिंड्रिकल बेलनाकार बनेगा, तो बेलनाकार बनेगा कैसा, बेलनाकार चालक बनेगा कुछ ऐसा, और ये क्या रहेगा, खोखला भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या रहेगा, खोखला भी रहेगा। अब देखो इसके सतह से केवल करंट बहेगी,
इसके सतह से केवल करंट बहेगी, बीच में खाली जगह है, इससे कोई करंट नहीं बहेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा अनंत लंबाई का ही होगा, ठीक ना। ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा वो कितने लंबाई का, ये जो होगा वो कितना होगा, अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एकदम ध्यान से देखना है कि देखो कि जो खोखला बेलनाकार चालक होगा, वो खोखला बेलनाकार चालक जो होगा, वो खोखला बेलनाकार चालक कुछ ऐसा होगा। ये खोखला बेलनाकार चालक कुछ ऐसा होगा। ये इधर भी कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक, और ये इधर भी कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। आपको ये दिया हुआ है कि इसके सतह से जो करंट बह रही है, ये कुल करंट का परिमाण है कितना, आई। मतलब ये जो खोखला बेलनाकार चालक था, उसके हर एक बिंदु से करंट निकलेगी, देखना, इसके हर एक बिंदु से करंट निकलेगी, और कुल करंट का परिमाण कितना रहेगा, आई। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये खोखला है तो बीच में भी खाली जगह है, सतह पर भी खाली जगह है, और सतह के बाहर भी है। तो हमको 3 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का बात करना है, एक सतह के अंदर, एक सतह पर, और एक सतह के बाहर। तो मान लेते हैं क्या कि इस बेलनाकार चालक का भैया कुछ ना कुछ त्रिज्या अपने को पता होगा, जिसको मान लेते हैं कितना, कैपिटल आर। तो हम लोग मान क्या रहे हैं, हम लोग मान क्या रहे हैं कि माना कि अनंत लंबाई का, माना कि अनंत लंबाई का एक खोखला बेलनाकार चालक, एक खोखला बेलनाकार चालक है, एक खोखला बेलनाकार चालक जिसकी त्रिज्या हमको दी हुई है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आई, जिसकी त्रिज्या आर है, तथा उससे धारा जो प्रवाहित हो रही है, तथा उससे धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा उससे धारा आई प्रवाहित हो रही है। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी क्या भाई साहब? एक खोखला बेलनाकार चालक दिया हुआ है, खोखला बेलनाकार चालक दिया हुआ, इससे कह रहा है कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इसका त्रिज्या है कितना। अच्छा, इस बेलन का कोई ना कोई अक्ष भी होगा जो इसके ठीक मिडल पॉइंट से पास करेगा, सेंटर से। ऐसा कुछ ना कुछ इसका अक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ ना कुछ इसका अक्ष होगा कि नहीं होगा, जो इसके सेंटर से होकर के पास करेगा, ऐसा कुछ ना कुछ इसका अक्ष होगा। तो आपसे कहेगा क्या कि, आपको कहेगा क्या कि बेलन के अक्ष से, बेलन के अक्ष से, अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। स्मॉल आर दूरी पर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अब फिर से देख लेना कि यहाँ पे 3 केस बनेगा। पहला केस, यदि पॉइंट P सतह के अंदर हो तब, यदि पॉइंट P सतह पर ही हो तब, और यदि पॉइंट P सतह के बाहर हो तब। बात समझ में आ रहा है? स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, कि ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, क्या कि इसमें हम लोग पहला केस लेंगे। क्या 3 केस पॉसिबल हो रहा है क्या, कि आर हो सकता है कि इसके कैपिटल आर से कम रहे तो सतह के अंदर एक बिंदु होगा, हो सकता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर रहे तो सतह पर बात होगी, और अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा रहे तो सतह के बाहर बात होगी। 3 केस में हमको बात करना है। बात समझ में आ रहा है? तो बेलन के अक्ष से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कि इसमें हम लोग पहला केस लेने वाले हैं। पहला केस लेने वाले हैं क्या, केस 1, कि यदि बिंदु सतह के अंदर हो, यदि बिंदु कहां पर हो, सतह के, जब सतह के अंदर होगा तो स्मॉल आर छोटा होगा और कैपिटल आर क्या होगा, बड़ा होगा। अब ध्यान देना कि अपने पास जो बेलन है, ये बेलन खोखला बेलन है, कुछ ऐसा खोखला बेलन है, कुछ ऐसा, ये है इसका अक्ष,
इसकी त्रिज्या आपको पता है कितनी, कैपिटल, और इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, कैपिटल। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम से ध्यान देना है, ध्यान दो एकदम। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि बिंदु P यहां से R दूरी पर हो और बिंदु P कहां हो, सतह के अंदर में, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला है कि एम्पियर लूप का चयन कीजिए। तो एम्पियर लूप का चयन करते समय ऐसा कि भाई साहब बिंदु P से पास करे, सममित रहे और बंद रहे, ऐसा बनेगा कि नहीं एम्पियर लूप। बिंदु P से पास करे, बंद रहे और सममित रहे, ये अपना बन गया क्या, ये अपना बन गया क्या, एम्पियर लूप। ये बन गया क्या, अपना एम्पियर लूप। अब ध्यान देना कि इस एम्पियर लूप का फिर से लो क्या, इस एम्पियर लूप का फिर से लो क्या, टॉप व्यू। ऊपर से झांक के देखो केवल एम्पियर लूप को, तो ऊपर से झांक के देखोगे तो तुमको जो पहला चीज दिखेगा, वो पहला चीज दिखेगा बेलन वाला वृत्त। पहला चीज क्या दिखेगा, ये बेलन वाला वृत्त। और बेलन के वृत्त के सतह से तुमको दिखेगा क्या कि करंट आई तुम्हारे मुंह के तरफ हर जगह बाहर के तरफ आ रही है। करंट आई किधर के तरफ आ रही है, बाहर के तरफ, हर पॉइंट पे करंट बह रही है, और इस सारे करंट का योग कितना है, आई के बराबर। ये बेलन दिख रहा है, और इस बेलन के अंदर में आपको दिखेगा क्या, इस बेलन के अंदर में दिखेगा आपको क्या, इस बेलन के अंदर में आपको दिखेगा एक एम्पियर लूप। इस बेलन के अंदर में आपको क्या दिखेगा, एक एम्पियर लूप दिखेगा। और ये एम्पियर लूप जो है इसका केंद्र रहेगा, ये केंद्र से ये रहेगा स्मॉल r दूरी पर, और ये इसकी दूरी जो है ये है कितनी, कैपिटल। आप ध्यान दीजिएगा कि एम्पियर लूप का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है इसके बाद। तो एम्पियर लूप का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं क्या बोला कि राइट हैंड के अंगूठा को रखो करंट के डायरेक्शन में, रखो करंट के डायरेक्शन में, उंगली किधर घूमेगा, उंगली जिधर घूमेगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, एम्पियर। अब एम्पियर लूप के तुमको क्या करना है, ध्यान देना है कि अब एम्पियर लूप पे ही तुमको क्या करना है, लेना है डीएल। जो डीएल होगा किसके दिशा में, लूप के दिशा में, लूप के दिशा में। यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का हम लोग बात करें तो भाई साहब ये आया करंट, और ये मेरा 4 उंगली गया यहां से टेंजेंशियल ऊपर के तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी भी किधर होगा, ऊपर के तरफ। बी और डीएल के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएंगे तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या कि भाई साहब क्लोज लूप के लिए जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होगा ये कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स किसके बराबर में, आई इनसाइड के बराबर में। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा के जगह पर कितना, 0 डिग्री बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर में। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल बराबर जो होगा वो कितना, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बी हर जगह कांस्टेंट होगा, क्यों कि धारावाही चालक से बराबर दूरी पर ही है, तो बी कहाँ आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, और एम्पियर लूप के अंदर में कितनी करंट है, ये है कि आपका, ये है आपका एम्पियर लूप। और एम्पियर लूप के अंदर से कोई करंट गुजर रही है क्या, सारा करंट किधर से गुजर रहा है, तो बेटा आई इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी इक्वल टू ये पूरा हो गया 0, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा किधर, ये कितना हो जाएगा, 0 बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा बात निकल के ये आया कि जो बी इनसाइड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसके अंदर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। कारण क्या है कि अंदर कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र, याद करो खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र, सतह के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता था, कारण क्या था कि सतह के अंदर कोई आवेश ही नहीं होता। सेम कहानी चल रही है। दूसरा बात, अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं क्या कि सतह के बाहर, पहले क्या कर लेते हैं, सतह के बाहर वाला केस कर लेते हैं।
तो सतह के बाहर वाला केस के बाद में बात करोगे अगर केस 2 का, तो केस 2 में हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि यदि बिंदु जो हो, यदि बिंदु क्या हो, सतह के बाहर हो, यदि बिंदु कहां पर हो, सतह के बाहर हो, सतह के बाहर रहेगा तो स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल आर छोटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पर एकदम ध्यान देना है, डायग्राम पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारा जो बेलन था, वो बेलन था कुछ ऐसा अनंत लंबाई का, ये इधर गया था इनफाइनाइट तक और इधर भी गया था किधर, इनफाइनाइट तक। बेलन का अक्ष था कुछ ऐसा, ये था तुम्हारा रेडियस कैपिटल आर, और इस बार कह रहा है कि आर दूरी पर है और बिंदु पी जो है वो सतह के बाहर है। तो स्मॉल आर बड़ा और कैपिटल आर छोटा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि एम्पियर लूप का चयन करना है। एम्पियर लूप के बारे में क्या बोलना है कि पॉइंट पी से गुजरना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए और सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो ये भाई साहब सिलेंडर के सिमेट्रिक एक ऐसा वृत्त ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं, सिलेंडर के सिमेट्रिक एक ऐसा वृत्त बनेगा। अब फिर से तुमको ये पता है कि इससे धारा निकल रही है इधर के तरफ आई, पूरे सिलेंडर के सतह से धारा क्या निकल रही है। अब देखो फिर से इसका क्या ले लो तुम, फिर से इसका ले लो तुम क्या, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू दिखेगा तो इस बार एम्पियर लूप बड़ा दिखेगा और सिलेंडर कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो जब सिलेंडर छोटा आपको दिखेगा तो ये जो है, ये जो है इसको मान लीजिए कि ये है आपका एम्पियर लूप दिख रहा है, और इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो है, तो इसके अंदर में आपको छोटा सा सिलेंडर भी दिख रहा है। इसके अंदर में जो है तो आपको छोटा सा सिलेंडर भी क्या हो रहा है, दिख रहा है। ये जो पिंक वाला है वो सिलेंडर है और जो बड़ा वाला है बाहर से वो क्या है, एम्पियर लूप है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये चीज, ये क्या है आपका, ये है एम्पियर्स लूप। अब ध्यान दीजिएगा कि सिलेंडर से करंट आ रही है किधर के तरफ, सिलेंडर से करंट आ रही है किधर के तरफ, बाहर की तरफ। ऊपर से देखेंगे तो करंट अपने मुंह की तरफ आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये है इसका केंद्र, यहां से ये वाला जो है ये है कैपिटल आर, और यहां से ये वाला जो है वो है क्या, स्मॉल आर। दूसरा काम क्या है भाई कि लूप का दिशा निर्धारित करना। तो लूप का दिशा निर्धारित करने के लिए मैं क्या बोला हूं कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड को रखो, 4 उंगली जिधर घूमेगी वही लूप का दिशा होगा। मतलब लूप का दिशा कैसा, बिंदु P इस लूप पर है, कहीं पर यहां पर है बिंदु P, तो बिंदु P पर जो है तो हमको क्या करना है, डीएल लेना है। तो डीएल लेंगे किधर, लूप के दिशा में। डीएल किधर लेना है, लूप के दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र का बात करेंगे तो फिर से करंट आ रही है बाहर, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में बनेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन होगा, ये बी का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। अब देखो तुमको क्या लिखवाए थे कि एम्पियर का नियम अधिक प्रभावी होता है, पहला पॉइंट, जब बी और डीएल दोनों स्पर्श रेखीय हो। स्पर्श रेखीय आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बाहर नहीं है यार, ये इसी पॉइंट पे है, अलग अलग दिखाने के लिए मैं बाहर दिखाया। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर दोस्त कितना, 0 डिग्री। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहता है कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहता है कि बंद लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर में होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा के जगह कितना, 0 डिग्री जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल जो बराबर में होगा वो किसके बराबर में होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में होगा। तार से हमेशा पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस रखता है, इसीलिए बी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो जरा सा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो लिखेंगे तो डीएल तो बेटा इस बार इस पे काट रहे हो ना, डीएल तो इस पे काट रहे हो, और काटोगे 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 कितना लूप काटोगे, और फिर सबको जोड़ोगे तो ये बड़ा वाला वृत्त बन जाएगा कि नहीं।
और बड़ा वाला वृत्त का लंबाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर में। और सारी की सारी करंट एम्पियर लूप के अंदर से ही आ रही है। सारी की सारी करंट किधर से आ रही है? इस लूप के अंदर। पिछले बार क्या था? सारा करंट इस लूप के बाहर था, तो बाहर वाले करंट से अपने को कोई मतलब किससे? अंदर वाले से। इस बार पूरा करंट अंदर में है, इसका मतलब यहाँ पर जो आई इनसाइड का वैल्यू होगा हमारा, ये आई इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों वैल्यू उसमें रखोगे तो बी इंटू डी एल के जगह पर कितना रखोगे? 2 पाई आर। और म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के जगह पर कितना रखोगे? जब यहाँ से ले जाओगे तो तुमको b बराबर कितना मिलेगा? म्यू नॉट आई बाई कितना? 2 पाई आर। बात समझ में आ रहा है? म्यू नॉट बाई आई अपॉन कितना? 2 पाई आर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? मतलब सिलेंडर से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और अनंत पर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब देख लो कि अगर हम सतह पर आ जाएंगे, अगर हम सतह पर आ जाएंगे तो ये वैल्यू घटते 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 स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का? केस 3 का। अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का? केस 3 का। और केस 3 जो है अपना, केस 3 में क्या है कि यदि बिंदु क्या हो? यदि बिंदु क्या हो? यदि बिंदु बेलन के सतह पर हो। यदि बिंदु बेलन के कहां पर हो? सतह पर हो। तो सतह पर जैसे ही होगा बेटा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सतह के बाहर हम लोग क्या लिखे हैं? सतह के बाहर में b बराबर हम लोग लिखे हैं कितना? b बराबर लिखे हैं म्यू नॉट आई बाई कितना? 2 पाई आर। ये कब? सतह के बाहर। ये कब? सतह के बाहर बात किए हैं। तो अगर सतह पर बात करेंगे, तो अगर सतह पर बात करेंगे तो सतह पर बात करेंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर में हो जाएगा? तो इसी में स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो काम हो जाएगा। तो बी एट सरफेस जो आप बात करिएगा, बी एट सरफेस ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई नीचे 2 पाई और स्मॉल आर के जगह पर कितना? कैपिटल आर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखिए कि इसमें हम लोग 3 चीज पढ़े। इसमें हम लोग 3 चीज पढ़े। क्या क्या 3 चीज? तो एक चीज पढ़े क्या कि अंदर में, सतह के अंदर में जो है, सतह के अंदर में जो है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो बी इनसाइड के बारे में क्या पढ़े? बी इनसाइड के बारे में क्या पढ़े कि इसका वैल्यू कितना होगा? 0। बी एट सरफेस पर कितना पढ़े? तो बी एट सरफेस पर पढ़े कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल। और बी आउटसाइड में क्या पढ़े? तो बी आउटसाइड में कितना पढ़े? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। आप ध्यान दीजिएगा कि सतह के बाहर जैसे ही बात किए थे, तो सतह के बाहर बात किए थे तो स्मॉल आर बड़ा था और कैपिटल आर क्या था? छोटा था। अब इस दोनों में जरा सा ध्यान से देखो कि ये बड़ा है और ये क्या है? तो बड़े से भाग करेंगे तो छोटा मिलेगा, और छोटा से भाग करेंगे तो, और तीसरा 0 ही है। मतलब सरफेस पर जो ये चीज होगा ये कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अब आपसे बोल दे क्या कि ग्राफ बनाइए बी वर्सेस आर का, है ना? आपसे अगर कोई आदमी कह दे कि बी वर्सेस आर का जो है तो आप ग्राफ बनाइए, ठीक ना? तो बी वर्सेस आर का जब आपको बोल देगा ग्राफ बनाने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे ग्राफ बनेगा भाई। तो एक सरफेस हम ले लिए, ये सरफेस ले लिए किसका? आर का। और यहाँ से हम एक एक्सिस ले लिए, ये एक्सिस ले लिए किसका? बी का। ध्यान देना। अब इसमें देखो कि जो बेलन रखाया है वो बेलन को हम केंद्र पर मानेंगे। बेलन होगा कैसा? कुछ इस तरह का बेलन होगा, कुछ इस तरह का बेलन होगा जिसका ये केंद्र होगा 0। और यहाँ से जो हम लोग आएंगे वो कहाँ तक? कैपिटल आर तक। यहाँ पर हमको स्मॉल आर को रखना है और इस पर हमको किसको रखना है? बी। जब तक हम सतह के अंदर में हैं, तो सतह के अंदर में है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है?
जीरो है, मतलब जो ग्राफ हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यहाँ तक जीरो। यहाँ पे एक वैकेंसी बनी हुई, खाली जगह है। जैसे ही आप सतह पर आए, सतह पर आए, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया? मैक्सिमम। सतह पर जैसे ही आए, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहीं पर मैक्सिमम हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? सतह के अंदर जब तक थे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान था कितना? जीरो था। जैसे ही सतह पर आए, वैल्यू मैक्सिमम हो गया, कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। और अब जैसे जैसे सतह से दूर जाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा, बी घटता जाएगा, और आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? लगभग जीरो। ठीक ना? तो अब यहाँ से क्या होगा? ये बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा? यही हो गया किसका ग्राफ? सेम ग्राफ पहले कभी और पढ़े हुए हैं, सेम ग्राफ पहले कभी और पढ़े हुए हैं। हॉलो स्फेरिकल चार्ज सेल के कारण चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र जब निकाले थे, और खोखले आवेशित बेलनाकार के कारण भी जब निकाले थे, तो यही चीज बना। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग दो केस पढ़े कि एक अगर धारावाही तार रहे अनंत लंबाई की, और एक अगर खोखला बेलनाकार चालक रहे, तो इसके सतह के अंदर, सतह पर और सतह के बाहर कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाए। आपके मन में सवाल होगा कि चार्ज के कारण हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि चालक सॉलिड सिलेंडर रहे, अगर क्या रहे? सॉलिड सिलेंडर रहे, खोखला बेलनाकार नहीं रहे, तब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे। फिर तीन केस बनेगा, अंदर, सतह पर और बाहर। आप लोगों से आग्रह है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगले क्लास का इंतजार करें, और इस टॉपिक के जानकारी के लिए आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ाया गया है जिसका नाम है क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? धारा घनत्व। धारा घनत्व जे बराबर हम लोग लिखते थे कितना? आई बट्टा। ठीक ना? इस चीज को कृपया करके रिवीजन करके आए, रिवीजन करके आए, तो अगले दिन आपको सॉलिड सिलेंडर के कारण दिखाया जाएगा कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र के कहानी को हम लोग विराम देंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे डाइपोल, वोपोल, टॉर्क, वर्क के तरफ, फोर्स वोर्स के तरफ, है ना? फील्ड के बाद तो फोर्स ही ना पढ़े थे, टॉर्क पढ़े थे, डाइपोल पढ़े थे, ये सारे चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, और फिर अगले दिन